please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर फिर से एक नहीं बल्कि दो इंटरेस्टिंग कंपनीज, और दोनों के पीछे मूल मकसद यही कि इनके तिमाही रिजल्ट्स पे डिटेल में इनसे करें चर्चा। तो पहले बात होगी वीआईपी इंडस्ट्रीज की, और इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर दिलीप पिरामल साहब से करेंगे चर्चा। और साथ साथ रडार पे आज होगी हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, और इस कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर बीएस अजय कुमार भी जुड़ेंगे आज कार्यक्रम में आगे। लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालेंगे। नोटबंदी के 1 साल पर सरकार का दावा, अमीरों के टैक्स न देने की परंपरा पर ब्रेक। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में अरुण जेटली ने कहा, अब काले सफेद का खेल खत्म। बाजार ने बढ़त गवाई, निफ्टी 10,050 के नीचे, 500 के नीचे। टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस और आईटी शेयरों में दबाव, लेकिन फार्मा, आईटी और बैंक शेयर झूमे। भारतीय एयरटेल में बिकी 5% से ज्यादा हिस्सेदारी, शेयर 4% से ज्यादा फिसला। लेकिन ब्लॉक डील में करीब 8% हिस्सा बिकने से जीवन के शेयर ने पकड़ी रफ्तार। एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सस्ता किया होम लोन, दोनों ने की 5 बेसिस पॉइंट की कटौती। और एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के आईपीओ का दूसरा दिन, आधे से ज्यादा भरा इश्यू। प्राइस बैंड 275 से 290 रुपए। और चलिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, दोनों एक्सपर्ट्स या दोनों मैनेजमेंट के साथ बातचीत की शुरुआत करूं। क्विकली, भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर हफ्ते के मिड में पहुंच चुके हैं। जी आप, बुधवार की दोपहर है और कुछ सुस्ती, कुछ कमजोरी के साथ इस समय हो रहा है कामकाज। कल आपको याद होगा दिक्कतें बढ़ गई थी। कल दिन के दौरान वॉलेटिलिटी बढ़ी, उसके बाद प्रेशर आया, दिन के लोज पे जाके 1% की कमजोरी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी ने कारोबार की समाप्ति करी थी। 10,350 के लेवल्स पे जाके हमने क्लोज दिखाया था। आज शुरुआत कुछ बेहतर नोट पे होती हुई नजर आई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर लग रहा है कि टिकने में दिक्कत हो रही है। हालांकि ऐसी कोई पैनिक नहीं है आज अब तक। तो कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही हैं। कल के क्लोजिंग से हम 15-16 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि दिन के दौरान तो हमने अच्छे उच्चतम स्तर भी देखे थे, पर इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें हैं। कल प्रेशर क्यों आया था? तो प्रॉफिट बुकिंग के पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं ऑब्वियस से। एक तो रुपया अचानक जो फिर कमजोर हो गया था, आधे % की कमजोरी कल रुपए में आई थी, 65 का स्तर फिर तोड़ दिया था। कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट रीजन शायद वो बन रहा था, 65 के लेवल्स के बेहद करीब जाता हुआ नजर आ रहा था, और वो इवेंचुअली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दिक्कत की बात है, तो शायद वो प्रॉफिट बुकिंग का ट्रिगर बना। ट्रिगर ये भी बना होगा कि आज एनिवर्सरी थी डिमोनेटाइजेशन की, नोटबंदी की। एग्जैक्टली 1 साल पहले आज ही के दिन, आज शाम को, वो नोटबंदी का प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे शाम को ऐलान किया था, आपको याद होगा। तो उससे पहले कल एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। आज के लिए भी अटकलें थी कि कुछ प्रॉपर्टीज पे गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। ऐसा अटकलों के बीच में थोड़ी नर्वसनेस क्रीप इन हुई होगी, पर रुपया थमता हुआ नजर आ रहा है। आज भी ऐसा नहीं है कि रुपया रिकवर कर रहा है, लेकिन हाँ, वो प्रेशर नहीं है, आज कंसोलिडेट कर रहा है। कच्चा तेल 65 से अब कहीं नीचे 63.5 के लेवल्स के आसपास कामकाज हो रहा है। तो ऊपरी स्तरों से कच्चा तेल ठंडा पड़ रहा है, रुपया आपकी स्क्रीन से 65 के नीचे। तो वो जो कल कंसर्न पॉइंट्स थे वो आज नदारत हैं, लेकिन कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस की कमी, लाइफ हाइज के आसपास ज्यादा दमखम, शायद इस समय कोई फ्रेश ट्रिगर्स नजर नहीं आ रहे, इसीलिए कंसोलिडेशन। लेकिन चलिए, मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अब मैं बातचीत की शुरुआत करता हूं। पहले वीआईपी इंडस्ट्रीज और इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर दिलीप पिरामल साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। पिरामल साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, इससे पहले मैं कंपनी के रिजल्ट हाईलाइट करूं, पहले तो डॉक्टर साहब इस कंपनी का इस साल का स्टॉक फायर करिए। 165% के तक रिटर्न्स वीआईपी इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी इस साल इसके स्टॉक ने दे दिए हैं। उस बैकड्रॉप को देखते हुए इस कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस, क्वार्टरली नंबर्स बेहद इंपॉर्टेंट थे। आपकी स्क्रीन पे 1 साल के रिटर्न्स हैं, इस साल उसमें 165% की तेजी आ चुकी है।
तो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट थे, क्वार्टरली परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट था स्टॉक की चाल को देखते हुए, और कोई डिसअपॉइंटमेंट एटलीस्ट रिजल्ट्स पे नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट एक डिसेंट या कह लूं एक अच्छा परफॉर्मेंस है। पिरामल साहब, आय में 21% का उछाल, पहले तो बताएं ये कहां से मदद मिली? क्या ये जो जीएसटी के बाद रीस्टॉकिंग कहा जा रहा था उसका फायदा मिलना है, वो फायदा है, या एक्चुअली डिमांड एनवायरनमेंट भी इंप्रूव हो रहा है, मांग बढ़ रही है? ये एकदम स्पष्ट नहीं है कि इसके कारण क्या है। दोनों, मुझे लगता है दोनों ही होगा। वैसे हमारे केस में इतना कोई डीस्टॉकिंग नहीं हुआ था। ओह, तो हो सकता है दोनों ही कारण हो, ये फैक्ट है। अच्छा, 21% की ग्रोथ, वैसे मार्केट काफी अच्छा है, तो उसी का ही प्रभाव लग रहा है मुझे तो। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं डिमांड सुधर रही है, मार्केट अच्छा है। अच्छा, ये जो 21% की ग्रोथ थी, अगर इसे अंदाजन ब्रेकअप करके दे मुझे, वॉल्यूम परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कैसा देखने को मिला? कुछ प्राइस इंक्रीज भी लिए थे क्या? रियलाइजेशंस भी इंप्रूव हो रहे हैं, उसका भी मदद मिल रही है क्या सर? नहीं, अधिकतर ये वॉल्यूम ग्रोथ ही है। हाँ। लेकिन देखिए, एक फर्क पड़ सकता है कि सितंबर, जो गए वर्ष में सितंबर श्राद्ध का महीना था, और अब की बार दिवाली जल्दी आ गई थी, यानी 13 अक्टूबर को दिवाली थी, तो दिवाली के सेल्स सितंबर में भी हो गए हैं, तो वो एक थोड़ा उसका लाभ मिला है हमें। तो उस कारण से जो 21% वृद्धि हुई है, उसमें से 4-5% तो इस कारण से होगी। तो वो अर्ली फेस्टिव सीजन जो इस साल किक इन हो गया, उसकी मदद मिलती हुई। तो ये जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो एनिवर्सरी थी उसकी तो हाईलाइट करना था मुझे। नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी आया, अब क्या इन सब के बाद स्थिति पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो चुकी है सर, या हालात सुधरना शुरू हुए हैं और सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में और इंप्रूवमेंट हालात में मैं एक्सपेक्ट करूं? देखिए, हमारे व्यवसाय में तो नोटबंदी का कोई भी यानी विपरीत असर नहीं हुआ था, बल्कि हमारे लिए तो काफी सकारात्मक की चीज थी ये। तो अभी कहना मुश्किल है कि उसका और भी इम्पैक्ट होगा कि नहीं। अच्छा, खैर हो सकता है इम्पैक्ट ज्यादा ना हो, इसीलिए आप देख रहे हैं स्टॉक का परफॉर्मेंस। देखिए, वो बार बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। 21% की जो आपने इस बार बिक्री क्लॉक करी है सर इस क्वार्टर में, इंडस्ट्री एवरेज क्या था, या इंडस्ट्री की दर में ही आप भी ग्रो करते हुए नजर आए, या आपने आउट परफॉर्म कर डाला है? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म किया भी होगा, 1-2%, कोई विशेष अंतर नहीं होगा। ये तो कैंडिड। तो आप कह रहे हैं इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ देखने को मिली। मैं इसलिए जानना चाहता था, अगर आपकी ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर थी तो फिर मार्केट शेयर गेन्स इस कंपनी को मिलना शुरू हुए होंगे। खैर, आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री के साथ ही ग्रो कर रही है। अच्छा, इस कंपनी का ब्रांड वाइज ब्रेकअप बताइए सर। स्काईबैग में आपका बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांड है, फोकस आपका था कि वैल्यू ब्रांड एरिस्टोक्रेट को वापस स्टिफ कंपटीशन को काउंटर करने के लिए उसको फोकस में लाने की कोशिश थी वापस। क्या चल रहा है सर? किस हद तक डेंट कर पाए, या किस हद तक कंपटीशन को दूर रख पाए? हमारे सारे ब्रांड अच्छे कर रहे हैं। जैसे सबसे टॉप ब्रांड तो कार्ल्टन है, फिर वीआईपी आता है, स्काईबैग आता है, एरिस्टोक्रेट और अल्फा। और अभी एरिस्टोक्रेट में भी हमने जैसे थोड़ा प्रमोशन शुरू किया है, और रोहित शर्मा और अश्विन रविचंद्र अश्विन, उनको हमारे ब्रांड मैस्केट्स बनाए हैं। हाँ। तो सभी दिशाओं में हमारी कार्य हो रहा है, और उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, कल की कॉन कॉल में एक ही बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी, वो हाईलाइट जो आपने करा कि सीएसडी सेल्स अभी भी वीक हैं, वो एक लौता वीक पॉइंट पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है। कब तक रिवाइवल के इंडिकेशंस हैं? आपके चैनल चेक्स क्या कह रहे हैं सर? हाँ, ये है कि देखिए, सीएसडी के जो सेल्स वीक हैं वो सभी के लिए है, सिर्फ हमारी कंपनी के लिए ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छे पॉइंट है कि भी सारी कंपनियां उसी तरह अफेक्टेड हुई हैं। और अभी होए नहीं होए कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने सीएसडी ने अपनी नीतियां थोड़ी परिवर्तित की हैं। तो इतना क्लैरिटी नहीं है कि वो लोग अभी किस दिशा में जाएंगे। अच्छा, ये बताएं सर, इस क्वार्टर की एक और हाईलाइट थी, मार्जिन्स इंप्रूव हुए, 230 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। पर कल की कॉन कॉल में आप कुछ कंसर्न साउंड कर रहे थे
कॉस्ट प्रेशर्स जो ऑफ लेट देखने को मिल रहे हैं उनको लेकर क्या चिंता है? पास ऑन करने में दिक्कतें हैं क्या? और इसका क्या मतलब मार्जिन्स में कुछ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट करूं? नहीं, इसमें 2-3 बातें हैं। देखिए, एक तो ये हुआ है कि जो लास्ट ईयर कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर में हमारे फर्स्ट 2 क्वार्टर्स लास्ट ईयर में मार्जिन्स थोड़े कम थे। हाँ। तो जो बेस है, कंपैरेटिव बेस फॉर दिस क्वार्टर, वो छोटा था, नीचा था गए वर्ष में। अभी अक्टूबर से गए वर्ष में भी मार्जिन्स इंप्रूव हो गए थे, तो अभी इतना फर्क नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, इतना फर्क नहीं आएगा इस वर्ष में। अच्छा, इस वर्ष में ये हुआ है कि हमारे एक आप सुनिए एक बात, इस वर्ष में ये हुआ है कि हमारा जीएसटी की दर 28% हो गई है। तो 28%, पहले हमारे लगभग 18% लग रहा था। तो ये हमारा कॉस्ट इसमें 11% बढ़ गया है। अच्छा, आपने 28% जीएसटी की दर की बात करी सर। जीएसटी की अगली काउंसिल बैठक पे आप सबकी नजरें हैं। जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होनी है, कहा जा रहा है 28% वाले कई सारे प्रोडक्ट्स को लोअर स्लैब्स में लाया जा सकता है। आपके प्रोडक्ट्स भी आप जो कह रहे हैं 28% स्लैब में है, क्या लाइकली लगता है आपको कि 18% के स्लैब की तरफ शायद मूव कर दिया जाए बैगेज आपके प्रोडक्ट्स को भी? सर, हमारे तो पूरी आशा है, हमारी पूरी आशा है कि हम 18% की दर में आ जाएं, क्योंकि देखिए वित्त मंत्री ने 3 पैरामीटर्स बताए थे जो 28 से 18 में लाने के लिए। सबसे पहले तो ये था कि जिस कैटेगरी में बहुत ज्यादा राजस्व नहीं आ रहा है उसमें हम उनको 18% में ला देंगे। तो हमारे तो बहुत ही छोटी सी कैटेगरी है और तो उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये भी बताया कि जो ये आम आदमी जो उपयोग करता है वो चीजें लाएंगे। तो हमारा लगेज आइटम भी तो एकदम आम आदमी का ही है, कॉमन मैन का ही है, कोई लग्जरी प्रोडक्ट तो है नहीं। और तीसरा आइटम ये था कि लग्जरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो है नहीं। तो हम लोग तीनों ही पैरामीटर्स में एकदम क्वालिफाई करते हैं। तो मुझे तो पूरी आशा है कि हम लोग 18% की दर में आ जाएंगे। तो वो एक फ्रेश ट्रिगर बनेगा फिर वीआईपी के स्टॉक के लिए, जिसमें ऑलरेडी तगड़ा उछाल देखने को मिला है। देखते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक का आउटकम क्या निकल के आता है। लेकिन पिरामल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कांग्रेचुलेशंस, नंबर्स अच्छे हैं और नंबर्स बाजार को पसंद भी आ रहे हैं। स्टॉक उछाल के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस के चेयरमैन साहब से बातचीत। Hey, Ark. These mutual funds for me? Yes. Done. Thanks. You know, Ark, I plan to retire by 50. And I've always wanted Purple SUV. Farmhouse by the beach. Meet Arc, the engine that powers Angel Broking. Arc uses machine learning and cognitive technology to analyze over 1 billion data points to recommend mutual funds based on all your life goals. Download the Angel Broking app powered by Arc. ठंडा ठंडा खिलखिलाता सूर्या, चुस्तीला फुर्तीला चुलबुला सूर्या, हरा भरा मजबूत सूर्या, रंगीन हसीन चमचमाता सूर्या और हर घर जगमगाता सूर्या। Surya, enabling new India. आवाज है तो दबाना क्यों, सच है तो छिपाना क्यों, सवाल है तो घबराना क्यों। सबसे बड़ी टक्कर देखिए मेरे साथ रात 9 बजे। के प्रायोजक है ललिता ज्वेलरी, जेके सुपर सीमेंट और सोनी ब्राविया। कॉट्सवुल, सबको पता है ये कॉट्सवुल हीटर जैसी गर्मी देता, ये भी लगे कूल। सर्दी में तुम पहनो कॉट्सवुल, बूढ़े लेडीज जेंट्स सबको लगे ब्यूटीफुल, सबने पहना है ये कॉट्सवुल। सर्दी को जाओ भूल, पहनो लक्स कॉट्सवुल। समझ ले यारा का इशारा, चलेगा फिर तेरा शिकारा। चल तू आप कीजिए कामयाबी की तैयारी, बाकी हमारी जिम्मेदारी। चॉइस फाइनेंशियल सर्विसेज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रडार पे हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज और इस कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर BS अजय कुमार मेरे साथ जुड़ते हुए। डॉक्टर साहब, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। आप सबकी स्क्रीन पे इस कंपनी के तिमाही रिजल्ट्स, इस हॉस्पिटल चेन के तिमाही रिजल्ट्स फ्लैश होंगे। नंबर्स स्ट्रांग हैं, कोई इशू नजर नहीं आता नंबर्स को देखते हुए। लेकिन अजय जी, बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस आपने इस क्वार्टर में डिलीवर करा है। 21%, 21% रेवेन्यू जंप। अगर आप इस रेवेन्यूज को ब्रेकअप करके बताएं, क्योंकि आप तो कैपेसिटी एडिशंस लगातार करते रहते हैं, तो सेम स्टोर सेल्स जो हम कहते हैं या लाइक टू लाइक कंपैरिजन जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है और ये नई क्षमताएं, नई कैपेसिटी से कितना फायदा मिला है? Sorry, my Hindi is not good, but our revenue growth in the existing centers was 18%. And so when you add the new centers also, naturally the new centers growth is also there, 21%. So this is how we are breaking up. Existing centers also showed a strong growth. Not only that, even the margins, as you can see, were good in spite of some losses from the new centers. The margins being 14.7%, pretty much retained the margin as before. And also the growth in EBITDA was also good at 22%. So overall, we feel that it has been a good growth. So I don't have the breakup geography wise and breakup segment wise. As in cancer centers से कितना आया, fertility centers का performance कैसा रहा? अगर ये geographical और ये segment wise breakup बताएं, इस बार कहाँ पे अच्छी growth clock हुई है, कहाँ पे अच्छी growth मिली है? I will give you Karnataka growth was 44%, and Gujarat share was 44% in the overall growth. Karnataka share is 44. Then we had Karnataka growth of 21.6%, Gujarat growth of 22.6%, Maharashtra, of course, because new and low base growth of 183, and then East India growth was 18.5 and Andhra Pradesh 21.9. This is how the positive growth. In Tamil Nadu, we had a slight issue because we had some restructuring on Trichy, and also we had some of the centers, which had flooded in the past. Some other centers, them. Because of that, those centers have gone back. So we see some little bit of a high growth. But that's a temporary blip, है ना? Next quarter onwards, we should expect growth from Tamil Nadu as well. Yes, that's a temporary. Acha, operationally too, the performance was good this time round. You have been able to defend your margins. In fact, there was a slight expansion in margins. Yes. What helped? And your margins currently, you're sitting pretty at 14.5%. What would be the possible trajectory from here on, sir? Yeah, we expect the margins to hold, and particularly slight expansion is also primarily because our high quality mix and procedures, we are a prayer mix also is improved to most cash paying patients, and high quality procedures and less number of days in the hospital. Our RPOP has shown an increase. All this has helped us to maintain the margins at 14.7. तो मार्जिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट इन लेवल्स को डिफेंड कर पाएगा। और तमिलनाडु एक ज्योग्राफी थी जहाँ पे इस क्वार्टर में कुछ पेन था, वो टेम्पररी इश्यूज हैं और सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हालात इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज दिन भर CNBC आवाज पे नोटबंदी की एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डिफरेंट अलग अलग तरीकों से। इससे पहले एक आधे घंटे का आपने बड़ा इंटरेस्टिंग शो भी देखा होगा। ब्रेक के बाद एक इंटरेस्टिंग स्टॉक मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत लेकर आएंगी, जिस स्टॉक के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोटबंदी जैसा मोमेंट था, उसके बाद उस स्टॉक ने पलट के नहीं देखा। जानेंगे वो कौन सा स्टॉक है। आपका स्वागत है। और नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर हम आपको कुछ ऐसे शेयर बता रहे हैं जिनमें नोटबंदी जैसे ही झटके के बाद अच्छा रिटर्न कमा कर दिया है। ऐसा ही एक शेयर बताने के लिए अब मेरे साथ मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत जुड़ती हुई। हर्षदा, कौन सा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई करा है? क्या वो नोटबंदी का मूवमेंट था और किस तरह का परफॉर्मेंस उसके बाद स्टॉक में देखने को मिला?
जी हाँ, डिमोनेटाइजेशन मोमेंट से एक स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है स्पाइस जेट, और इसकी कहानी से सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन मैं रिएटरेट कर देती हूँ। आपको याद होगा 2005 में कंपनी अजय सिंह ने शुरू की थी, लेकिन 2010 में कलानिधि मारन ने इसमें मेजॉरिटी हिस्सेदारी ली और अजय सिंह कंपनी से बाहर हुए। लेकिन जो सबसे खराब मोमेंट आया, या फिर जिसे हम डीमोनेटाइजेशन मोमेंट देखते हैं, वो 2013-14 के आसपास आया, जब कंपनी के डेट लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। कंपनी लगातार 2012 से 2015 तक लॉस मेकिंग थी, और 2014 दिसंबर के महीने में मुझे स्पेसिफिकली याद है कि कंपनी की उड़ानें भर नहीं रही थी, और इसकी वजह यह थी कि कंपनी के सर पर इतना ज़्यादा कर्ज था कि वो कंपनी के विमानों में ATF तक भरवा नहीं सकते थे। इसीलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी कह दिया था कि हम आपको जेट फ्यूल नहीं देंगे, तो इनकी सभी फ्लाइट्स ग्राउंड हो चुकी थी। ये कंपनी के लिए कंप्लीट डीमोनेटाइजेशन मोमेंट था, क्योंकि तब जिस तरह से स्टॉक टूटा और जिस तरह से लोगों ने अपना रवैया अपनाया कि स्पाइस जेट से वो ट्रैवल नहीं करना चाह रहे थे, कंप्लीटली स्टॉक कंपनी को खारिज कर दिया था। सब लोग ये कहने लगे थे ये दूसरी किंगफिशर बनने वाली है, लेकिन लाइट एंड शाइनिंग आर्मर कंपनी के पूर्व प्रमोटर अजय सिंह की वापसी हुई। इनफैक्ट इन्होंने फरवरी 2015 में वो हिस्सेदारी वापस ली और बहुत ही सस्ते सौदे में इनफैक्ट उनकी वापसी होती हुई दिखाई दी, और धीरे धीरे करके कंपनी ट्रैक पर लेकर आए। और क्या ट्रैक पर आई है कंपनी, जहां पर हमने 2014 के साल में 1000 करोड़ का नुकसान देखा था, लॉस देखा था, वो 2016 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, और इनफैक्ट 2017 के आंकड़े भी काफी बेहतर दिखने लगे हैं। इनफैक्ट प्रॉफिट में कंपनी फाइनली आ चुकी है। तो दिसंबर 2014 का महीना होगा जो स्पाइस जेट के लिए कंप्लीट डीमोनेटाइजेशन का मोमेंट था, जहां पर वाकई में ऐसा लगा कि कंपनी अब तो बस बंद ही हो जाएगी। और उस समय वो स्टॉक चलता था करीब 15 रुपए के आसपास, और आज 145-140 के स्तर, यानी पिछले 2.5 सालों में मैं कैलकुलेट कर रहा था 850% के रिटर्न्स उन लेवल से स्टॉक ने दिए हैं। इस तरह का कमबैक किया है स्टॉक ने। अर्शद आपका धन्यवाद। और चलिए न्यू ईयर कंपनी में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन। नमस्कार।